हितैषी है। अरे जिस सरकार में दो दो बार किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, बाद में सरकार फिर थूक कर चाट ले, वो बात अलग है, झुकना पड़े वो बात अलग है। लेकिन एक तरीका होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई आ रहा है, इस सरकार की ये हालत है कि अगर युवा किसी संस्था के दरवाजे पर जाए, जैसे मध्य प्रदेश पीएससी में युवा आयोग के सामने धरना देते रहे, कोई भी अधिकारी बात करने नहीं आया। किसान भी धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारी कोई आए बात कर ले, एक बार क्या समस्या है अपना ज्ञापन दे दे, आप उनको कन्विंस कर लो। अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे तो तुम इसका मतलब उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हो, केवल अपने मन की बात सुनाने में लगे हुए हो। ऐसी मन की बात को अचार डालेंगे अगर तुम सामने वाले मन की बात नहीं सुनना चाह रहे हो। आंदोलन पर बैठा है किसान, कैसे मान लो ये सरकार किसान की हितैषी है। अब चिलगोजे बोलेंगे नहीं ये सरकार तो महिलाओं की सुरक्षा करती है। महिलाओं की सुरक्षा? जिस सरकार में सांसद के ऊपर पहलवानों के शोषण का आरोप है, उसका बाल बांका नहीं हो रहा है, कैसे मान लूं ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा करे? मजाक चल रहा है क्या महिलाओं के मामले में? अरे हवसी हैं ये लोग तो। बीजेपी के आईटी सेल के 3 छर्रे, इनके फोटो आप देख पा रहे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो हैं। आईआईटी बीएचयू लड़की के साथ बलात्कार किया था, 60 दिन तक यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो यूपी पुलिस जो रातों रात भैंस ढूंढ लाती है। वो इन हरामखोरों ने मध्य प्रदेश में प्रचार किया था, चुनाव के बाद इनको पकड़वाया गया। कैसे मान लूं ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है? बिल्किस बानो में 11 आरोपी रिहा हुए, गुजरात में इन हरामखोरों को माला पहना के स्वागत किया गया। मैं कैसे मान लूं ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा कर रही है? इसी सरकार में ये भालू जैसा दिखने वाला हैवान, इस हरामखोरों ने बलात्कार किया है, अपने आप को धर्मगुरु बोल रहा है, ये पैरोल पर बाहर आता है वो सरकार की संरक्षण में, क्योंकि ये खड़ा होकर जहां भी बोलेगा तो इसको मानने वाले कई सारे चुलगौजे हैं, तो लगता है भगवान आ गए। भगवान बोलेंगे इसको वोट दो, इसका भी काम, सामने वाली पार्टी का भी काम। कैसे मान लूं कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं? कुछ ऐसा बोलेंगे कि सर वंशवाद मिटा देंगे। अरे कांग्रेस में वंशवाद चला आ रहा है, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति भी हो गई। कांग्रेस से इतना नहीं बन रहा है कि सचिन पायलट या कोई जो योग्य व्यक्ति है उसको बैठाओ। ये स्वघोषित राजकुमार जो नहीं, बार बार लॉन्च होने पर जो व्यक्ति लॉन्च नहीं हो पा रहा उसको ढोया जा रहा है। अरे उससे बोलो दूसरा काम कर लेना, जरूरी राजनीति करना है। सचिन का लड़का नहीं खेल पा रहा है, जबरन थोड़ा उसको खिलाओगे? लेकिन दुर्भाग्य तो इस देश का यही है ना कि जिसे राजनीति के लिए मंच पर बोलना नहीं आ रहा उसको बार बार लॉन्च किया जा रहा है, उसको प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं। और जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आ रहा है वो यहाँ पे बीसीसीआई के अध्यक्ष बना बैठा है, सचिव बना बैठा है, कमान संभाल रहे हैं। तो ये वंशवाद तो भाई बीजेपी में भी है ना, सभी पार्टियों में वंशवाद है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये वंशवाद के विरोधी हैं? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं स्टार्टअप के लिए किया है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भारत में पेटीएम के धड़ल्ले उड़ गए, बाइजू रोड पर आ गया। ये जो यूनिकॉर्न नई नई बनी है, अनअकैडमी या फिर ये फिजिक्स वाला, इनके भी लंबे दिन नहीं है, फेफड़े बाहर आने वाले हैं। क्योंकि इस देश में जब चंदा दो ठेका लो प्रोसेस चल रहा है तो बड़े बड़े उद्योगपति छोटी मोटी मछलियों को पनपने ही नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि सब काम हम ही कर लें, चड्डी बनियान से लेकर हेलीकॉप्टर हम ही बेचें, दूसरा कोई डेवलप ही ना हो पाए। सरकार भी उसके सहयोग में खड़ी हुई है। 13 मार्च को रिपोर्ट आएगी एसबीआई की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है और बदले में सरकार ने उनको क्या दिया है। अगर इसमें सरकार कोई बीच में बदमाशी नहीं करती है, बदमाशी तो करेंगे, प्रकृति ही बदमाशी की है, तंड बंड करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। अब चूंकि इनके चेहरे सामने आ रहे हैं, अब कितने सामने आएंगे वो ठीक है, ये भी हो सकता है मेरा ये अंतिम वीडियो, औकात से ज्यादा बोल रहा हूं मैं। ये लाला रामदेव भगवा कपड़ा पहनकर पूरे भारत को मूर्ख बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेरे प्रोडक्ट में मिलावटी सामान है। इंसान मिलावटी है, दिखता नहीं है। ये कभी अपने को पंडित कहता है, कभी अपने आप को ओबीसी कहता है। नंबर 1 का झूठा आदमी है ये, इससे बड़ा झूठा ही नहीं हो सकता कोई। तो जिस देश में पाखंडी झूठे भगवा पहन रहे हो, भगवा का अपमान है, इसके ऊपर भगवा शोभा नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, इस देश में लोकतंत्र की रक्षा हो रही, भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की रक्षा, चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था, ये रहा लोकतंत्र का हत्यारा। क्या कर लिया इसके लिए? सरेआम इसने धांधली की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कुछ हुआ इस देश में? नहीं नहीं, ये सरकार बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है सरकार में? अरे चुलगोज हो, इनको देखो दलालों को। ये वो दलाल हैं, किसी की पार्टी हो, मान लो अभी कांग्रेस होती तो ये कांग्रेस के तलवे चाट रहे होते, बीजेपी है तो बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, फिर कोई पार्टी आएगी उसके इनका काम ही है तलवे चाटने। इनके जो बच्चे पल रहे हैं वो तलवे चाट के ही पल रहे हैं, ये न्यूज एंकर थोड़ा ना, ये दलाल हैं।
इनसे मुझे शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है ऐसे लोगों से जो बुद्धिजीवी हैं, जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैं संदीप भाई आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके समर्थन में हमेशा से रहा हूं, मैं आपका सम्मान भी करता हूं। आप कई सारी चीजें एक्सपोज करते हैं, शेयर मार्केट आपने एक्सपोज किया संदीप सर, आपने विवेक बिंद्रा को एक्सपोज किया, मैंने आपका समर्थन भी किया। आपने कोचिंग वालों का एक्सपोज किया, मैंने उसका भी समर्थन किया। पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो बच्चे आप पर भरोसा करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, एक बार ये प्रोसेस को भी आप कीजिए कि कैसे ये जो युवा है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम को एक्सपोज कीजिए। हम सब मिलकर इस प्रकार के काम करेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा। मैं मानता हूं कि आप देश को सही दिशा दे रहे हैं, आप युवा का सही दिशा दे रहे हैं। इस मामले में सर मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, पर मेरा निवेदन है इस पर भी खुलकर बोला जाए। चिलगोजे बोलते हैं कि यह सरकार पारदर्शी सरकार है, पारदर्शिता लाती है। पारदर्शिता ये क्या होता है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है। ये बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो असंवैधानिक घोषित किया है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। कई सारे इसमें परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, एक्ट में बहुत सारे संशोधन किए गए। इसे एक मनी बिल की तरह पेश किया गया, राज्यसभा की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि धांधली करना था। मोदी जी ने दाढ़ी इसलिए बढ़ाई जिससे तिनका आ पाए दाढ़ी में। दाढ़ी में तिनका है मोदी जी के। अगर मोदी जी की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता। मोदी जी की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो पीएम केयर फंड का एक एक हिसाब दिया जाता। बोले नागरिकों को हिसाब नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? मैंने भी 2100 रुपए दिए हैं, मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम 2100 रुपए मेरे कहाँ खर्च करने वाले हो। चंदा मांग रहे हो जनता से, और जनता को नहीं बताओगे, होशियार ज्यादा समझ रहे हो अपने आप को, तो आपके ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। अरे हमाम में सब नंगे होते हैं मोदी जी। अब आप ईमानदार हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पर उसके लिए जिगर चाहिए। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मन की बात करते हुए घूम रहे हो। दूसरों की मन की बात आप कब सुनोगे? इस देश को अगर विकसित बनाना चाहते हो 2047 तक, तो पारदर्शिता केवल किताबों में नहीं, हकीकत में होनी चाहिए। जमीन पर आकर धरातल पर काम कीजिए। पर जिस प्रकार से आपने सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें एक तानाशाह का लक्षण दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर इस देश को विकसित नहीं बना सकता। हाँ, चिलगोजों के लिए विकसित हो जाए तो बात अलग है। पारदर्शिता की बात करते हो आप, जो ये सेल्फी पॉइंट बनाते घूम रहे हो सभी जगह, जब इसके लिए आरटीआई निकलवाया गया तो मालूम चला कि रेलवे स्टेशन पर जो सेल्फी पॉइंट बने उसका खर्चा रेलवे मंत्रालय उठा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या विशेष है इसमें? और जहां भी आपका अखबार में फोटो, पेट्रोल पंप पे फोटो, सेल्फी पॉइंट पे फोटो, इससे अच्छा अगर आप काम कर लो धरातल पर तो दिल में फोटो आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है मोदी जी कि आपको लोगों के दिल में आना है या फिर आपको फोटो में आना है। नितिन सेठी की रिपोर्ट था, उन्होंने पहले कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये असंवैधानिक घोषित होने चाहिए, और 5 सदस्य के इस पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज असंवैधानिक घोषित कर दिया। 15 मार्च का समय है, अब देखो क्या होता है, सरकार कितना करती है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा जो चंदा आया है वो बीजेपी को आया है, लगभग 6,500 करोड़ रुपए। वो स्पष्ट दिख रहा है ना धांधली। अब जो सरकार अगर सत्ता में है तो फिर वो स्वाभाविक है कि उन लोगों को लुटाएगी ना जो ऊपर बड़े बड़े उद्योगपति हैं। क्या मोदी जी ईमानदार हैं? आप कमेंट करके बताइए। मेरा प्रश्न है, क्या मोदी जी ईमानदार हैं? अगर मोदी जी ईमानदार होते, ये तब कहा जा सकता था जब उन्हें चीजों की जानकारी नहीं है। मैं मोदी जी की ईमानदारी पे इसलिए शक कर रहा हूं कि एक बार अजीत पवार के लिए उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है, और उसके 3 या 4 दिन के बाद उसी अजीत पवार को पार्टी में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब मोदी जी के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अगर आप उस कार्य में संलग्न हैं तो आप भी भ्रष्टाचारी हैं। आप भ्रष्टाचारी तब बड़े हो जाते हैं जब आप ईमानदारी का ढोंग करते हैं और भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, तब आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होता। बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है? पार्टी के नेतृत्व कर रहे हो आप, अगर प्रधानमंत्री हो तो लात मार के निकालो ऐसे लोगों को, जेल में डालो। नहीं, अजीत पवार सिंचाई घोटाला बीजेपी में शामिल, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, महाराष्ट्र सदन घोटाला छगन भुजबल बीजेपी में शामिल, हसन मुशर्रफ शुगर मिल घोटाला बीजेपी में शामिल, हाउसिंग घोटाला नारायण राणे बीजेपी में शामिल। तो मैं कैसे मान लूं मोदी जी की आप ईमानदार हो? हमाम में तो सब नंगे हैं। हो तो आखिरकार आप भी राजनेता, बस धर्म की अफीम चटा दी है चिलगोजों को। शुक्र है कि मैं उन चिलगोजों में शामिल नहीं हूं। ये देश मेरा भी है, अगर इस देश में कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा। जय हिंद, जय भारत।